हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी 2.0 पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ टेस्ट सीरीज 5 को लेकर। तो टेस्ट सीरीज 5 का जो बाकी जो क्वेश्चन था वो हमारे 30 क्वेश्चन जो है वो हो चुका है। 30 क्वेश्चन जो है हो चुका है, बाकी जो शेष क्वेश्चन है उसे करना है। तो हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है हमारा। उसके बाद से जो क्वेश्चन है उसे हम लोग करना शुरू करते हैं। तो हमारा जो 30 नंबर क्वेश्चन के बाद से जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार, ये क्वेश्चन है हमारा, ये इस प्रकार है। तो 30 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा इस प्रकार है कि अब तक के समस्त मानव जीवन का जो इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास का कथन है। तो ये जो कथन किनके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स। और इनके पुस्तक का नाम है, कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या है? वो है दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा बी नंबर। ठीक है, उसके बाद भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो शेक्सपियर है वो कालिदास को कहा जाता है। भारत के शेक्सपियर है जो उन्हें वो कहा जाता है कालिदास को। और कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके दरबार में नवरत्न थे। उन नवरत्न में कालिदास का भी संबंध था। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 3 साल के लिए कह रहा है 3 साल में 5,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष का 4% दिया है, दूसरे वर्ष का 3% और तीसरे का है 2% दिया हुआ। तो हम सबसे पहले CI का जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 डिवाइडेड R/100 इंटू का पावर जो होता है वो n होता है। ये हमारा CI का फार्मूला होता है। इसमें रेट जो है हमारा दिया हुआ है, पहला रेट है 4%, दूसरा R1 हो गया 4%, R2 हो गया हमारा 3% और R3 जो दिया हुआ वो हमारा 2% दिया है। हर एक साल के लिए, पहले साल के लिए ये है, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए ये है। तो हम लोग अगर तीनों साल का निकालते हैं तो तीनों साल का निकालेंगे CI, तो हमारा इस प्रकार हो जाएगा। प्रिंसिपल तो हमारा सेम ही है, एक ही प्रिंसिपल पे रेट जो है चेंज होता है। तो वो 1 प्लस R4/100, ठीक है, दूसरा 1 प्लस 3/100 और तीसरा जो हो जाएगा 1 प्लस 2/100। ये हो गया। तो इसमें से कटने वाला नहीं है तो हम इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5,000 इंटू में 104/100 गुने 103/100 और अगला जो होगा हमारा, तो इसे फाइनली इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग 5,000 गुने 104/100 होगा, दूसरा 103/100 इंटू में 102/100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। उसके बाद 50 से ये कट जाएगा 100, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 से कट जाएगा 51 की तरफ, 51 से। फिर इसको अगर काटते हैं 50 से तो ये हमारा कट जाएगा 52 से। ये 50 जो है यहाँ, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 52। अगर इससे हम लोग 25 से काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या, 26 इंटू 103 गुने में 51 और डिवाइड में जो बचा वो बचा 25 बचा। ठीक है, इससे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा हमारा जो कैलकुलेशन क्या था, 26 इंटू 103 इंटू में 51 डिवाइड में 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5,463.12 रुपया। और हमारा जो मूलधन क्या है, मूलधन जो हमारा हो गया ये पूरा मिश्रधन आया, ब्याज प्लस में आया तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। और मूलधन कितना 5,000 है तो हमारा ब्याज जो निकल के आ जाएगा। तो ब्याज निकालेंगे, इसमें से घटा देंगे तो 5463.12 में से हम लोग घटा देंगे 5,000 रुपया, तो 0.12364, यानी कि आंसर जो हो जाएगा हमारा ब्याज जो हो जाएगा 463.12। तो 463 जो है 12 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पुलगिस्ट कहा जाता है? किस खिलाड़ी को पुलगिस्ट कहा जाता है? तो पुलगिस्ट कहे जाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो बॉक्सर को ना पुलगिस्ट कहा जाता है। पुलगिस्ट जो कहा है पुगिग्लिस्ट कहा जाता है बॉक्सर को, ठीक है। जो कुश्ती के खेल के जो प्रत्येक मुकाबला जो होता है वो 3 मिनट का होता है। ये मुकाबला जितने भी होता है वो 3 मिनट का होता है। और वर्तमान में भाला फेंक में थ्रोबियन जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। किस में गोल्ड मेडल जीता है? ओलंपिक 32 में, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। और ये ओलंपिक जो है ये 32 है, ठीक है। ये टोक्यो ओलंपिक है, ठीक है। इसमें भारत 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्ग की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? मतलब कौन से शासक थे जो 5 दुर्ग की एक श्रृंखला बनवाए जिसे क्या कहा जाता है? मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। तो ये एक श्रृंखला बनाया गया था इस्लाम शाह के द्वारा। इस्लाम शाह जो सुर थे उनके द्वारा ये श्रृंखला बनाया गया था, ठीक है। जो कि 1500 इस्लाम शाह सुर जो थे वो थे 1545 से लेकर 53 AD के बीच में ही इन्होंने ये कारनामा भी, ये 5 दुर्ग की जो एक श्रृंखला है उन्होंने इसी में बनाया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा इसका ऑप्शन हो गया ए। अगला है हाइकिंग स्टेप शब्द किस खेल से रिलेटेड है? हाइकिंग स्टेप शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये पाल नौकायान से ये शब्द संबंधित है। और गोल्फ के लिए क्या यूज किया जाता है? टी यूज किया जाता है। गोल्फ के लिए टी शब्द यूज किया जाता है जो भूमि से शॉट लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा 36 है कि प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाए जाने वाले वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 का थीम क्या है? यानी कि 17 जून को जो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 का जो थीम है वो क्या था? तो ये जो थीम था ये था फूड फाइबर द लिंक्स बिटवीन द कंजप्शन एंड लैंड। इसका जो फूड फीड फायर जो था फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन द कंजप्शन एंड लैंड, ये हमारा थीम था। ये था हमारा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक के प्रबंधन निदेशक के रूप में जुलाई 2019 में नियुक्त अंशुला कांत निम्न में से किस बैंक की प्रबंधन निदेशक के रूप में बनाया गया था? तो विश्व बैंक के रूप में जो है अंशुला कांत को चुना गया था। तो वो किस बैंक की निदेशक चुनी गई थी? तो वो थी SBI की कार्यवाहक निदेशक चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर सिकंदर जब हमला किया था उत्तर भारत पे, तो उस समय कौन से राजवंशों का जो था शासन चल रहा था? कौन से राजवंश का शासन चल रहा था सिकंदर के समय? तो वो था नंद वंश का शासन चल रहा था। क्योंकि सिकंदर के समय जो सिकंदर जब उत्तर भारत पे जब आक्रमण किया था तो उस समय मगध में ना घनानंद शासक का शासन चल रहा था। और घनानंद जो थे वो एक अयासी टाइप के राजा थे, जो कि अपना अयासी टाइप के राजा थे जिन्हें औरतों से ज़्यादा प्यार था और उनकी जनताओं से कम। और नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्मनंदन, ठीक है, महापद्मनंदन। तो इसका आंसर हो गया नंद वंश। अगला क्वेश्चन है अपनी मदुरई विजय कीर्ति
में अपने पति बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाले कवयित्री कौन थी? मदुरै विजय जो है वो मदुरै विजय जो है वो रिलेटेड है विजयनगर से, वो संबंधित है विजयनगर से। और विजयनगर की स्थापना जो करने वाले थे वो किए थे हरिहर और बुक्का। ये दो भाई जो थे, हरिहर और बुक्का, जो ये दो भाई थे, इन्होंने ही मिलकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर राज्य की जो राजधानी है ये थे हम्पी। अभी ये वर्तमान जो है ये कर्नाटक जिला में है, और उस समय भी कर्नाटक राज्य में ही थे और अभी भी कर्नाटक में ही थे, लेकिन उस समय विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। तो इसका जो समय था, उस समय की कवयित्री जो थी, जो मदुरै विजय की वर्णन की है, उसमें कवयित्री जो थी वो थी गंगा देवी। और विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई मिलकर किए थे, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी, बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के मृत्यु जो हुआ था, बुद्ध के मृत्यु को ही क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध के मृत्यु को। और इनकी मृत्यु जब हुई थी, वो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर जो है ये यूपी में पड़ता है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी, और उनके मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 483 BC में, ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछे, प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किए थे वो प्रथम अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे अजातशत्रु। उन्होंने ही प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे। और उसके बाद कहा जाए तो द्वितीय बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किए थे उनका नाम था कालाशोक। वो थे कालाशोक, इनकी अध्यक्षता करने वाले थे कालाशोक। और तृतीय का जो किए थर्ड बौद्ध संगति के अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे अशोक, जो कि कलिंग युद्ध के बाद इनका संबंध, इनसे बौद्ध धर्म को अपनाया। और चतुर्थ में जो थे ये थे कनिष्क। चतुर्थ में कौन थे? ये थे कनिष्क। तो इसका आंसर जो हो गया, पहला पूछा गया तो अजातशत्रु। पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए खास ट्रेन चलाई थी। पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए खास ट्रेन चलाई। इस ट्रेन का निम्न में से क्या नाम था? इस ट्रेन का जो नाम था वो था आज़ादी ट्रेन का ही नाम था आज़ादी। पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए एक ट्रेन चलाई थी, उस ट्रेन का नाम था आज़ादी। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच उस समय एक समझौता हुआ था जिसमें समझौता के भारत और पाकिस्तान के बीच में जब समझौता हुआ था, उसके बाद एक ट्रेन चलाई गई थी, उसका नाम था समझौता एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस रेलगाड़ी का भी परिचालन हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा आज़ादी ट्रेन। अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर कि अनुशीलन समिति न्याय क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ पे स्थित है? अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो ये केंद्र स्थित है बंगाल में। और इस केंद्र की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और बंगाल विभाजन का जो मुद्दा उठा था वो उठा था 1905 ईस्वी में, और 1905 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन हो गया था। और 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और साथ ही साथ एक और घटना हुई थी उस समय 1911 ईस्वी में ही भारत की जो राजधानी कोलकाता थी, भारत की जो पुरानी राजधानी जो है वो कलकत्ता थी, इसको चेंज करके दिल्ली कर दिया गया था। ये
1911 में घोषणा कर दिया गया था और 12 में पूर्ण रूप से जो था 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली हो गई थी। लेकिन घोषणा जो हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था और इसी के साथ साथ बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया था 1911 ईस्वी में ही। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो केंद्र कहाँ है? तो ये हमारा बंगाल में इसका केंद्र है, बंगाल में इसका केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज जो भी थे उनमें उनके मुकदमों की पैरवी के लिए किसकी अध्यक्षता की गई थी? किसने इसकी अध्यक्षता किए थे? तो ये किए थे उसमें भोला भाई देसाई जो थे, इनकी अध्यक्षता किए थे। और इसमें शामिल जो थे भोला भाई देसाई ने इस टीम की नेतृत्व किए थे। लेकिन इसमें जो शामिल थे वो तेज बहादुर भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, उसके बाद JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी थे और KN काटजू भी थे, KN काटजू भी थे इसमें सदस्य में। तो इस जो आज़ाद हिंद फौज जो थे उनमें जो नेतृत्वकर्ता जो थे वो भोला भाई देसाई थे और इसमें जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उसके बाद तेज बहादुर सप्रू और KN काटजू भी इस मुद्दा में इस जो फौज थे, आज़ाद हिंद फौज थे, इसमें ये शामिल थे। और इसका जो हुआ था मुकदमा चला गया था 1945 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है किसमें? ये दिया जाता है हमारा फिल्म पुरस्कार में दिया जाता है, फिल्म पुरस्कार में दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार में स्वर्ण कलम दिया जाता है। दादा साहब को ही एक तरह से कहा जाए तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है उसी को हम लोग स्वर्ण कमल के नाम से, फाल्के पुरस्कार को ही स्वर्ण कलम के नाम से कहा जाता है। ठीक है, और वर्तमान में जो 51वां नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया रजनीकांत को दिया गया है। और 50वां नंबर जो दिया गया, 50वां नंबर है वो है अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 50वां नंबर। तो इसका आंसर हो गया सिनेमा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उन राष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। भारत के उन राष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध मतलब बिना चुनाव लड़े ही वो उपराष्ट्रपति के पद पे चला गया। तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, M हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और उस समय जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए उस समय ही डॉक्टर S राधाकृष्णन जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो उपराष्ट्रपति थे। और उसके बाद ये राष्ट्रपति के पद पे भी रह चुके हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो एक है वो ए है वो सही है। राधाकृष्णन हो गए, M हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल वर्मा जो थे निर्विरोध चुने गए थे। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? इग्नू का मुख्यालय जो है वो है हमारा दिल्ली में। इग्नू का मुख्यालय जो है वो है हमारा दिल्ली में। और इग्नू की जो स्थापना हुई है ये हुई है 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में इग्नू की स्थापना हुई है। ठीक है, ठीक कांग्रेस की स्थापना के 100 वर्ष बाद। और इग्नू जो है एक ओपन स्कूल है जिसके द्वारा सभी डिग्रियां प्राप्त किया जा सकता है। और ये हुआ है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर जो है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है वो भी कहाँ है? तो वो भी उड़ीसा में ही है। और पश्चिम बंगाल में माँ काली का भी मंदिर है। माँ काली का मंदिर जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है साइकिल के ट्यूब गर्मियों में, साइकिल के ट्यूब जो होता है वो गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? साइकिल का ट्यूब जो होता है गर्मियों में अधिकतर क्यों फटता है और इसका क्या कारण है? तो गर्मी के दिन में जो होता है साइकिल का ट्यूब जो होता है उपस्थित वायु से जो है वो फैलता है और इस कारण जो है ट्यूब फट जाता है, इस कारण जो है ट्यूब फट जाता है। रेल के पटरियों के बीच भी अगर गैप आता है, अगर रेल के पटरियों के बीच भी अगर गैप, रेल के पटरियों के बीच भी जो दो पटरियों के बीच जो जगह छोड़ा जाता है वो क्यों छोड़ा जाता है? तो वो गर्मी के ठंडा के समय में क्या होता है वो एक्सपैंड कर जाता है, वो ठंडा के समय में जो होता है वो ठंडा के समय में क्या होता है वो कंप्रेस कर जाता है, कंप्रेस कर जाता है, दब जाता है और गर्मी के समय में क्या करता है वो एक्सपैंड कर जाता है, यानी कि वो फैल जाता है। तो इसलिए ट्रेन के दो पटरियों के बीच में क्या होता है वो गैप छोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु जो होता है वो फैलता है और इस कारण से जो क्या करता है ट्यूब जो है वो फट जाता है। तो वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कक्ष में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? पहला कृत्रिम उपग्रह जो है वो कौन सा है? तो ये हमारा स्पुतनिक 1 है जो कि रसिया के द्वारा भेजा गया था, जो कि रूस या रसिया बोलते हैं, रूस या रसिया, इनके द्वारा स्पुतनिक फर्स्ट भेजा गया था, जो कि ये भेजा गया था 4 अक्टूबर को ही, 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को ही ये उपग्रह कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था, स्पुतनिक भी लाए। अगला क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन जो है मोनाको फाउंडेशन के राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय का जैव विविधता जो है वो 2020 किस संगठन में, जैव विविधता का जो संबंध है वो 2020 में किस संगठन से है? तो ये जो है हमारा वो है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी DDS से इसका संबंध जो है इस मोनाको फाउंडेशन के राजकुमार जो है अल्बर्ट द्वितीय, उन्होंने जैव विविधता का जो संगठन किया है DDS यानी कि डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा किया गया है। अगला क्या है कि विपरीत दिशाओं में क्या कह रहा है कि विपरीत दिशाओं से आ रही 150.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी है जो कि 9.7 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तो दोनों गाड़ियों को संयोजित गति प्रति घंटा में क्या होगी? एक गाड़ी दूसरी गाड़ी और इस टाइम इतना है, एक गाड़ी जो है दोनों गाड़ी जो है विपरीत दिशाओं से आ रही है, एक इधर से आ रही है तो एक इधर से आ रही है, ठीक है। एक की लंबाई कितनी है 152.5 है तो दूसरी की कितना है 157.5 है और टाइम जो लगता है हमारा टी जो हो गया 9.3 सेकेंड है, 9.3 सेकेंड है। तो दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस करेगी, अगर ये ट्रेन है, अगर मान लो कि ये एक ट्रेन है और दूसरी भी एक ट्रेन है, अगर ये ट्रेन यहाँ पहुँचेगी, ठीक है, तो ये ट्रेन जो होगा इसके लास्ट पॉइंट पे होगा, तभी तो एक समय ऐसा भी आएगा जब ये ट्रेन पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन जो होगी वो एक दूसरे के आमने सामने होगी। फिर अगर पहले ट्रेन का जो लास्ट पॉइंट होगा इसके लास्ट पॉइंट पे होगा और इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो कहीं और होगा, फिर इसका जो लास्ट पॉइंट होगा ये भी कहीं और होगा। तो मतलब एक समय एक दूसरे को सामने होगा। फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब पहली ट्रेन जो होगी क्रॉस कर गई होगी और दूसरी ट्रेन की कंडीशन एक समय ऐसी होगी। और एक समय ऐसा भी आएगा जब क्या होगा कि ट्रेन जो होगी वो होगी इस टाइप से, एक ट्रेन यहाँ निकल चुकी होगी, क्रॉस कर चुकी होगी और दूसरी ट्रेन जो है इधर निकल चुकी होगी, यानी कि एक दूसरे को जो है क्रॉस कर चुके होते हैं। यानी दोनों का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक हम लेंथ लेंगे, दोनों का इस लेंथ को पार करने में जो समय लगा होगा उससे हमारा गति निकलेगा। तो दोनों को पार करने में जो समय लगा था कितना लगा था 152.5 प्लस 157.5 और टाइम कितना लगा था 9.3 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा हमारा 550 7 2 9 1 10 के जीरो हासिल 1 5 5 10 2 5 5 10 1 11 के हासिल 1 1 1 2 1 3 यानी कि 310 मीटर प्रति सेकेंड लगेगा। 310.9.3
मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हमको निकालना है किसमें, किलोमीटर में दिया है आंसर, तो किलोमीटर में करेंगे तो 310 9.3 गुने 18/5, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका अगर पॉइंट हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0। उसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग कट पीस करेंगे, कट पीस करते हैं। तो अगर 5 से इसको काट देते हैं तो ये कितना है, 6×5 = 30। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 2। तो ये हमारा 620 के हिस्से कर 620 से कट जाएगा, तो 31 दूना 62, 310 हो जाएगा। और ये हमारा 31 तिया 3 हो जाएगा, तो 3 छत्री 18। और ये हमारा हो जाएगा 31 दूना, तो 2 हो जाएगा, 2 ये 2 हो जाएगा ना, ये 20, यानी कि 6 दूना 12, 120। यानी कि जो इसका रफ्तार होगा, इसकी गति जो होगी वो 120 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। भारत जो है अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कब किया था, तो ये किया था पोखरण में अपना पहला परीक्षण किया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो थे प्रधानमंत्री थे। वो परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 ईस्वी को ही, जो भारत ने अपना पहला भूमिगत विस्फोट किया था वो किया था पोखरण राजस्थान में। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसल है। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय जो है वो नकदी फसल है, तो ये हो गया हमारा भारत। चाय के लिए सबसे ज़्यादा फेमस अगर कहा जाए तो यह है असम, चाय के लिए असम है। और कॉफ़ी के लिए जो है यह है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है कॉफ़ी और चाय दोनों उपजाया जाता है, लेकिन नकदी फसल के रूप में मनाया जाता है तो कर्नाटक में चाय प्लस कॉफ़ी जो है दोनों जो है नकदी फसल के रूप में होता है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा सी नंबर। भारत के एक दार्शनिक राष्ट्रपति थे, तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के एक दार्शनिक राष्ट्रपति जो थे वो थे हमारे दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति के बाद ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ही भारत के जो द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति हुई, मतलब शपथ लिए थे। अगला है, किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं। किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं, तो ये बनता है हमारा टेनिस में। टेनिस के खेल में क्या होता है, गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं। ठीक है, इसमें बैक हैंड ड्राइव वाली जो हाफ वाली लेट, तो ये होता है हमारा टेबल टेनिस में हुआ था। और टेबल टेनिस का अगर जन्म पूछा जाए कहाँ में हुआ था, तो टेबल टेनिस का जो जन्म हुआ है ये हुआ है हमारा इंग्लैंड में। विषैले सांपों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है। विषैले जो सांप होते हैं उनमें विष ग्रंथि जो थी परिवर्तित होती रहती है, तो ये होती है लार से। अगर कोई विषैले सांप है, अगर उसके लार जो होता है वो लार के अंदर ही उसके विष भरे होते हैं, तो ये लार ग्रंथि होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा लार ग्रंथि। उसके बाद पूछा जा रहा है कि उसके बाद जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति को ऐसी कौन सी शक्ति प्राप्त है जो कि लोकसभा को भंग कर सकती है। तो वो कर सकते हैं 85 अनुच्छेद नंबर जो है 85, इसके तहत ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग प्रधानमंत्री के संतुष्टि पे ही कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री के सिफारिश से राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा को भंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में स्थान क्या रहा। भारत का है जो 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत का स्थान क्या था। तो वो
हमारा जो स्थान था भारत का निवेश करने में, तो वो था 9वें नंबर पे जो था भारत का स्थान था। भारत का स्थान जो था 9वें नंबर पे था। अगला है कि किस अनुच्छेद के द्वारा संवैधानिक जो संशोधन बिल आया था, तो वो किस अनुच्छेद के द्वारा क्या किया गया था कि भारत में मतदान की जो आयु है वो 21 से लेके 21 वर्ष से घटाकर कर दिया गया था 18 वर्ष। ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 61वां संविधान संशोधन था। 61वां संविधान संशोधन जो था 1989 ईस्वी में किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था, मतदान करने की जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। और 63 इसके बाद 63वां संविधान जो हुआ था वो हुआ था 1990 में। और इसका जो इलेक्शन मुख्य चुनाव आयोग का जो अनुच्छेद है, मुख्य चुनाव आयोग का जो अनुच्छेद है वो है हमारा 324 से लेकर 329 तक इसका अनुच्छेद, 324 से लेकर 329 तक इसका अनुच्छेद है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 61 नंबर, 61 यानी सी ऑप्शन। तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? तीसरी कसम जो फिल्म है वो किस कहानी पर आधारित है? तो ये आधारित है फणीश्वर नाथ रेणु पे। फणीश्वर नाथ के एक उपन्यास है तीसरी कसम, उस पर यह फिल्म आधारित है, जिसकी रचना जो किए थे वो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने किए थे। तो इसका ऑप्शन हो गया आंसर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत क्या है, सॉरी, कि एक्स किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करे तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो क्या कह रहा है कि एक्स जो है 8 दिन में और वाई जो है वाई उसी काम को क्या करता है 10 दिन में। तो दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, ये दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 40। ठीक है। तो 8 जो एक्स किसी काम को कितना 8 दिन में करता है, तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो 5 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 10 से, तो ये 4 हो जाएगा। तो एक दिन में अगर एक्स प्लस वाई जो है एक दिन में क्या काम करेगा, ये 9 काम करेगा। एक दिन में क्या काम करेगा, 9 काम करना है। और टोटल काम कितना है हमको, टोटल वर्क करना जो है वो 40 करना है। टोटल वर्क क्या करना है, 40 करना है। तो एक्स और वाई जो है 40 काम इतना एक दिन में कितना है 9 काम करता है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आ जाएगा। तो 9 चौक 36, तो 4 और 4, इसका मतलब 4 दिन 4/9, 4.5 से थोड़ा सा कम दिन लगेंगे इसे काम करने में। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा इसका हमारा सी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही होगा। सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। ठीक है। उसके बाद एक्स और वाई जो मिल के काम करेंगे वो करेंगे 40/9 दिन में। ठीक है। महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरोध में किस आंदोलन महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किए थे? वो कहाँ शुरू किए थे अपने रंग भेद के आंदोलन? तो वो किए थे नटाल में शुरू, नटाल में किए थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका में शुरू था। और दक्षिण अफ्रीका में ही गोरे और काले रंग का भेदभाव चल रहा था। और महात्मा गांधी जी जो थे वो 1907 ईस्वी में वहाँ पे 1907 ईस्वी में ही गोरे और काले रंग भेद के विरोध में नटाल में अपना पहला आंदोलन शुरू किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? इसमें से कौन सा है ऐसा है जो भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो जायदाद का अधिकार करना जो है वो भारत के मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी जो है अभियुक्त का अधिकार ये भी है, वोट का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा होगा ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा 66 नंबर। पाकिस्तान में कहाँ अवस्थित 1000 साल पुराने शिवालय तेजा सिंह मंदिर को हाल में ही हिंदुओं के लिए खोला गया है? हिंदुओं के लिए हाल में ही पाकिस्तान में एक मंदिर है शिवालय तेज सिंह का मंदिर, जिसको हाल में ही खोला गया है। तो यह है पाकिस्तान के सियालकोट में। अगला है सूर्य मुख्यतः किस पदार्थ का है? सूर्य जो है मुख्यतः किस पदार्थ का बना, यानी कहने का मतलब सूर्य का जो गोला है,
सूर्य का जो गोला है वो किस पदार्थ का बना होगा, किस पदार्थ का बना होगा। तो ये हाइड्रोजन का बम, हाइड्रोजन का ये गोला है जिसमें जलता हुआ हाइड्रोजन दिखता है। और इसमें अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन का ही मात्रा है, इसमें हाइड्रोजन का मात्रा जो हमको लगता है लगभग, मेरे ख्याल से लगभग 70% के आसपास में इसमें हाइड्रोजन का गोला है और 28% जो है हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम का जो मिक्सअप है ये है, बाकी जो बचे हैं बाकी में सारे गैस है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। अगला है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितने हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होते हैं, मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं, एक होते हैं। उसके बाद भी कितने मुख्य अन्य न्यायाधीश है, तो उसमें 33 जो है अन्य न्यायाधीश है। पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है, पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है, तो वह है हमारा शुक्र। शुक्र को ही सुबह का तारा या मॉर्निंग का तारा या इवनिंग का तारा कहा जाता है, शुक्र को ही। और पृथ्वी की मौसी भी शुक्र को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो लिंगानुपात है वो क्या है, बिहार में जो लिंगानुपात है वो क्या है। तो बिहार में लिंगानुपात जो है पर व्यक्ति जो है मतलब 1000 पर जो है 1000 पे कितना है 918, 1000 पुरुष पे 918 महिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। तो यहीं पे हम लोग क्वेश्चन को एंड करते हैं, यानी कि आज हम लोग 70 तक किए हैं, 70 क्वेश्चन इस सीरीज का कर चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो अगले सेट में होगा, बाकी जो 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे अगले सेट में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।